जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जीके जीएस का पार्ट 17 नंबर वीडियो है। 1 से लेकर 16 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? उत्बी, नाजरी, अबुल फजल और फैजी। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, फैजी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जहांगीर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, बाबर और अफगान के बीच में, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, औरंगजेब और दारा शिकोह, बिल्कुल ही सही जवाब है। औरंगजेब और दारा शिकोह ये दोनों के दोनों शाहजहां के पुत्र थे और शाहजहां के उत्तराधिकारी बनने के लिए दोनों ने धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़े थे और जिसमें कि औरंगजेब का विजय हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी में चंदौर का युद्ध लड़ा गया था जिसमें कि मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। बाबर और अफगान के बीच में लड़ाई हुआ था घाघरा की युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। और अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अकबर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने, मुगल काल में मौलिम क्या था? एक कर था, एक प्रशासनिक इकाई था, एक शासक। ऑप्शन नंबर डी है एक जहाज का कर्मचारी। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 6 प्रश्न के निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद का व्यतीत करे? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1925, 1929 और 1935। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 1920, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड के वास्तविक तिथि थी? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसका वास्तविक तिथि थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 5 फरवरी 1922, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था वो चौरी चौरा कांड के ही उपरांत उसको स्थगित महात्मा गांधी जी ने किए थे, तो इसे याद रखिएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विट्ठल भाई पटेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? पहला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि भारत की विदेश नीति की घोषणा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है
पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा। सी है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। और डी है अस्पृश्यता का उन्मूलन। बताइए यहाँ पर जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी मुख्य उद्देश्य नहीं था, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन उसका उद्देश्य नहीं था। बाकी यहाँ पर जो 3 पॉइंट है वह बिल्कुल सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता में, हैदराबाद में, चेन्नई में और दिल्ली में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हैदराबाद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार है जो कि दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? असम हिमालय, शिवालिक, हिमाद्री और सह्याद्री। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, बृहत्तर हिमालय या ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय, इसका जो दूसरा और नाम है इसका नाम है हिमाद्री। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने भी उच्चतम चोटियाँ हैं सभी के सभी बृहद हिमालय पर ही स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है? इसका औसत ऊंचाई 61 मीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी और कृष्णा। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नागार्जुन सागर एक बांध भी है जो कि कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर 3 बांध याद रखिएगा, नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध और अलमाटी बांध, ये 3 महत्वपूर्ण बांध है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वन के प्रकार कौन से हैं? यानी सबसे अधिक भारत में कौन सा वन पाया जाता है, जल्दी से बताइए। पर्णपाती वन, कटीले वन, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी और सिंधु। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कृष्णा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कृष्णा नदी का ही सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बंगाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, इंदिरा सागर बांध और ग्रैंड अनिकुट। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ग्रैंड अनिकुट, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका निर्माण चोल राजाओं के द्वारा 2री शताब्दी में किया गया था। याद रखिएगा, 2री शताब्दी में चोल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। नागार्जुन सागर बांध है, याद आपको बताए हैं, कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर है। और इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर एक और बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? जल्दी से बताइए। भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी नहीं प्रवाहित होती है? तो देखिए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत पर किसका कब्जा है? तो चीन का है। तो यहाँ पर चीन मानसरोवर झील से निकलती है, तो यहाँ पर चीन से हो गया। उसके बाद से भारत में प्रवेश करती है, लद्दाख होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो चीन, पाकिस्तान और भारत, ये 3 देशों से होकर गुजरती है, अफगानिस्तान से नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सिंधु नदी की लंबाई कितना है? तो 2880
किलोमीटर इसका लंबाई है टोटल, और ये कहाँ पर जाकर गिरती है, तो ये अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है, यानी किसका ज़्यादा क्षेत्र है। काली, शिवालिक, देहरादून और कुमायूं। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शिवालिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर और अपर बारी दोआब नहर। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इंदिरा गांधी नहर से सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है। इंदिरा गांधी नहर में 2 नदी से पानी आती है, ब्यास नदी और सतलज नदी। और यहाँ पर सिरहिंद जो नहर है ये भारत के सबसे प्राचीन नहर है, प्रथम नहर है। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था। और इसमें पानी किस नदी से आता है, तो सतलज नदी से। और इसका उपयोग सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, तो पंजाब करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में। इन दोनों ऑप्शनों में से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है जो है वह किस राज्य में, यहाँ पर पूछा है कृषि योग्य, यानी उस भूमि पर कृषि किया जा सकता है, तो राजस्थान में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र, यानी सबसे अधिक कृषि जो होता है वो क्षेत्र किस राज्य में हो, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 22 नंबर कि उर्वरक उपयोग के मामले में विश्व के शीर्ष कौन सा देश है। भारत, अमेरिका, चीन और ब्राज़ील। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अधिक उर्वरक कौन सा देश उपयोग करता है, तो चीन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन कौन सा है। दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, दिल्ली, दमन और दीव और चंडीगढ़, पुडुचेरी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी दिल्ली और पुडुचेरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यही 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाया जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा, अगर उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य परिषद, लोकसभा और कैबिनेट। इन तीनों ऑप्शन में से बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, तो राज्य परिषद। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा का सभापति होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि तरपीन का तेल किससे निकाला जाता है। पाइन से, कोनिफर से, देवदार से और जूनिपेरियस से। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तरपीन का तेल किससे निकाला जाता है, तो पाइन से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि मनुष्य की आंत में कौन सी जीवाणु पाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मनुष्य की आंत में कौन सी जीवाणु पाया जाता है। एरिस्टिया कोलाई। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर साइनोकोबालामीन
है किस विटामिन का ये रासायनिक नाम है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। साइनोकोबालामीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, देखिए विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट धातु पाया जाता है, और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, इसलिए इसका जो रासायनिक नाम है इसमें भी कोबाल है। तो कोबाल से आप देखिएगा B12, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मोबोमियन ग्रंथि है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ से दो प्रश्न बनता है। कैसे कैसे प्रश्न बनता है? एक पूछा जाता है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और एक पूछा जाता है मानव शरीर का मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो जब भी पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत बताइएगा, और जब भी पूछा जाए कि मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो अग्नाशय बताइएगा। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अंतस्थ ग्रंथियाँ और बाह्य ग्रंथियाँ दोनों का कार्य करता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने कि DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, डिप्थीरिया और टेपेदित। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर DPT, यहाँ से आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। DPT से आप थोड़ा सा देख सकते हैं, D से क्या डिप्थीरिया कर लेंगे, और T से क्या होता है टेटनेस, और P से हम मान लेंगे काली खांसी। तो जो यहाँ पर DPT का वैक्सीन दिया जाता है ये किसके लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस के लिए। ये तीनों रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि टेटनेस कैसा रोग है, तो याद रखिए डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस ये तीनों के तीनों जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में और चमगादड़ों में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स से पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, डायबिटीज़ की पहचान के लिए और टाइफाइड की पहचान के लिए। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, और ये HIV वायरस के द्वारा संक्रमण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? यूरिया के, यूरिक एसिड से, एल्बुमिन के और कोलेस्ट्रॉल के। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग होता है ये यूरिक एसिड के जमाव होने से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि खाद्य श्रृंखला में मानव है, यानी खाद्य श्रृंखला जो है उसमें मानव किस श्रेणी में आएगा? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, और डी है प्राथमिक और द्वितीय दोनों। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव किस श्रेणी में आता है? तो देखिए पहला होता है उत्पादक। जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी के सभी अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उसको उत्पादक कहते हैं। और एक होता है अपघटक। जितने भी मृत जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधा रहता है, उसको छोटे छोटे कीटे द्वारा जो खाया जाता है उसको नाश कर दिया जाता है, पूरा विलीन कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपघटक। सबसे अधिक किसका संख्या है? तो अपघटक की संख्या है। और प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो कि पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, फल खाते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड रहते हैं, उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है, यानी मांसाहारी को। और प्राथमिक और द्वितीय दोनों, यानी मनुष्य जो है वह शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, यानी प्राथमिक भी होते हैं, द्वितीयक भी होते हैं, इसलिए इसको
प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जानवरों को दर्द निवारक देना गिद्धों की संख्या में कमी का मुख्य कारण है, क्योंकि ये जानवर है जो कि खाते हैं, इसको दिया जाता है और ये जो मर जाते हैं तो उसको गिद्ध के द्वारा खाया जाता है, तो वो भी संक्रमित हो जाते हैं और उनका भी डेड हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर ए है केवल चक्रवात, बी है तूफान, सी है वायुमंडल और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, किस मंडल में ओजोन परत रहता है। तो ओजोन परत जो होता है ये संताप मंडल में होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। ओजोन परत का अणु सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। ओजोन परत का अणु सूत्र O3 होता है। और ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है, तो डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है, तो डॉप्सन के द्वारा। ओजोन परत का आखिर कार्य क्या है, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो भी पराबैंगनी किरण छोड़ा जाता है उसको अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी पर आने से उसको रोकता है। उसके बाद से जो ओजोन परत का क्षरण होता है किसके कारण होता है, तो CFC के द्वारा होता है। CFC के द्वारा ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ये सब कुछ याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि वैज्ञानिकों के निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ब्रिटिश टीम ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।